हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले शेटेस में। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग। ठीक है, इस क्लास में हम लर्निंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या होता है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना या फिर अधिगम बोल सकते हैं। अधिगम। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको लर्निंग के बारे में बताऊं, लर्निंग है क्या, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। देखिए लर्निंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, लर्निंग क्या है, कंटिन्यूस होती है। ठीक है, और जो लर्निंग है वो क्या है, आपकी यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। ठीक है, और जो लर्निंग है, अधिगम है, वो क्या है, जीवन पर्यंत, यानी जन्म से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है और मरने तक वो क्या होता है, मरने तक कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। ठीक है, यानी क्या है, जो लर्निंग है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग, यानी जीवन पर्यंत। ठीक है, अगर बात करें कि लर्निंग, अगर मैं बताऊं आपको, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब लर्निंग। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस, जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब मेच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए बढ़ते हुए तथा अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए, तथा अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन करता है। परिवर्तन व परिमार्जन करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है लर्निंग। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक मेंटल प्रोसेस है। जो प्रोसेस तो यानी मेंटल है, यानी मेंटल प्रोसेस है लर्निंग, लेकिन आपको दिखेगी कहाँ पर, व्यवहार में दिखेगी, यानी आपको फिजिकली दिखाई देगी। प्रोसेस मेंटल है लेकिन आपको फिजिकली दिखाई देगी, यानी व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं और अदर वर्ड में, तो व्यवहार, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, यानी अनुभवों की वजह से, अनुभवों की वजह से व्यवहार में होने वाले, व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन को अनुभव कहते हैं। को अनुभव, स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अनुभव नहीं, अधिगम, को अधिगम यानी लर्निंग कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना क्या, अनुभव की वजह से, कहाँ पर, व्यवहार में, व्यवहार में क्या, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इसका ध्यान रखना क्या है, परमानेंट चेंज बिहेवियर में, वो क्या है, हमारा अधिगम कहलाता है। ठीक है, क्या सभी तरह का सीखना हमारा लर्निंग में आएगा, जी बिल्कुल नहीं, सभी तरह के सीखने को हम लर्निंग नहीं बोल सकते। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन यानी जो टेम्परेरी चेंज है, अस्थायी परिवर्तन को हम क्या है, लर्निंग नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। क्या इसको लर्निंग नहीं बोलेंगे। जो व्यवहार में अगर अस्थायी परिवर्तन होता है उसको हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे नहीं बोलेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे बीमारी, भय, ठीक है, थकान, दवा खाने आदि। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मान लेते हैं कि अगर जब आपने देखा होगा, जब आप बीमार हो जाते हो या आपको मान लेते हैं बुखार हो जाता है, तो आपके व्यवहार में क्या होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। क्योंकि जैसे ही आप ठीक होंगे तो क्या होगा, आपका व्यवहार फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जो इस तरह का चेंज आता है वो क्या है, अस्थायी परिवर्तन है, और अस्थायी परिवर्तन को हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उसको ही क्या है, उसको ही हम अधिगम बोलेंगे, उसको ही हम लर्निंग बोलेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं आपको जो कुछ मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो लर्निंग की डेफिनेशन दी है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, एक बार नोट करिए। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक है उन्होंने डेफिनेशन दी है लर्निंग की, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, जिससे चीजें और समझ में आ जाए आपकी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, जिससे और लोग भी जुड़ पाए। देखिए, अब यहां पर एक मनोवैज्ञानिक है, गेट। ठीक है, तो गेट्स क्या कहते हैं, गेट्स कहते हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में लाया गया परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, क्या कहते हैं ये, अनुभव द्वारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में लाया गया परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में लाया गया परिवर्तन ही अधिगम है। परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये गेट्स कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। ठीक है, अब जान लेते हैं जी वुडवर्थ क्या कहते हैं। देखिए, वुडवर्थ कहते हैं ये कहते हैं नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया, को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। क्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है।
क्या कहते हैं, ये वुडवर्थ कहते हैं जो नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो क्रिया है वही क्या है, लर्निंग की प्रक्रिया है, वही क्या है, लर्निंग की प्रोसेस है। ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सीखना यानी अधिगम, सीखना क्या है यानी अधिगम क्या है, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या कहा इन्होंने, क्रो एंड क्रो कहते हैं जो सीखना है, जो अधिगम है, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार नोट करिए इसको आप। देखिए अब स्टार्ट करेंगे हम लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में। ठीक है, कुछ इसके नियम हैं 7-8, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे जब आप टीच करो क्लास में या इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है, उसमें आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ लर्निंग, यानी सीखने या अधिगम के नियम लिख सकते हैं आप हिंदी में भी। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो सबसे पहले है यहाँ पर नंबर 1 पर मैं लिख देता हूँ लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब तत्परता, तत्परता, तत्परता का नियम। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम कहता क्या है। देखिए ये कहता है कि कोई भी स्टूडेंट तब तक नहीं सीख सकता अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उससे सिखा भी नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट तैयार है सीखने के लिए तभी आप उसको सिखा पाओगे और तभी वो सीख पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहता है कि अगर जो स्टूडेंट है अगर वो सीखने के लिए तैयार है, ठीक है, तभी वो सीख पाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ जिससे चीजें क्लियर हो जाए। यह नियम, अब ध्यान से देखना, यह है नियम, लेसन प्लान। ये जो लेसन प्लान है आपका जो 4th यूनिट है उसमें आएगा। लेसन प्लान के पहले चरण में उपयोग किया जाता है। यह नियम लेसन प्लान के पहले चरण, पहले चरण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। किया जाता है, ठीक है, लेसन प्लान के किसमें, पहले चरण में। मैं आपको बताऊंगा। देखिए लेसन प्लान में 4 चरण होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार आप नोट करिए। यहाँ पर ये कहता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्यार्थी तभी सीखता है जब वो सीखने के लिए तैयार हो। इस नियम के अनुसार विद्यार्थी तभी सीखता है
जब वह सीखने के लिए तैयार हो। जब वह सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, देखिए लेसन प्लान पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन प्लान है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि जब आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, वहाँ पर आपको एक लेसन प्लान और एक डेमोस्ट्रेशन प्लान प्रेजेंट करना है। और ये जो आपकी 4th यूनिट है, जब वो स्टार्ट होगी, उसमें आपका लेसन प्लान भी है और डेमोस्ट्रेशन प्लान है। वहाँ पर इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए लेसन प्लान के पहले चरण, अगर मैं आपको बताऊं, लेसन प्लान में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, यानी 4 स्टेप होते हैं। क्या? प्रिपरेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, और तीसरा होता है एप्लीकेशन, और चौथा टेस्टिंग। ठीक है, तो पहले चरण में हम इसका उपयोग करते हैं, यानी प्रिपरेशन में हम इसका उपयोग करते हैं किसका? लॉ ऑफ रेडीनेस का, यानी तत्परता का नियम। इस नियम में क्या है? विद्यार्थी क्या होता है? तभी सीखता है जब वह सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसे सिखा नहीं सकते। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका दायित्व क्या होता है? सबसे पहले वो स्टूडेंट को तैयार करता है कि वो सीखे। तो प्रिपरेशन में हम इसका उपयोग करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस का। ठीक है, क्या होता है? विद्यार्थी तभी सीखेगा जब वह सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर दूसरा जो नियम है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ पर्पज क्या है? लॉ ऑफ पर्पज यानी लॉ ऑफ पर्पज का मतलब उद्देश्य का नियम। ठीक है, उद्देश्य का नियम, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य का नियम। देखिए, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो शायद आप का जो वर्क कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब आप क्लास में टीच करते हो, पढ़ाते हो, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल कराते हो आप लैब में। जो स्टूडेंट है उसको क्या बताना है? उसको उद्देश्य बताना है। ठीक है, कि भाई हमारा एम ये है, ये पर्पज है हमारा, इसलिए कर रहे हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंस बतानी है एक तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा? जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, मैं थोड़ा सा आपको नोट कराता हूं। देखिए, किसी भी कार्य करने का उद्देश्य होता है। कोई भी कार्य हो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। किसी भी कार्य करने का उद्देश्य होता है। कार्य करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखता है जब तक वह उद्देश्य ज्ञात ना हो तब तक कार्य सफल नहीं हो सकता। देखिए, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक उद्देश्य ज्ञात ना हो, उद्देश्य ज्ञात न हो, देखिए यहां पर उद्देश्य ज्ञात ना हो तब तक कार्य सफल नहीं हो सकता। तब तक कार्य सफल नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप कुछ भी कार्य करते हो, कोई भी कार्य हो, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है। अगर उसका उद्देश्य आपको नहीं पता है तो फिर वो कार्य सफल नहीं हो सकता। ठीक है, वो कार्य क्या है? सफल नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार सीखने के भी उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार सीखने के भी उद्देश्य होते हैं। सीखने के भी
उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? यानी जो सीखना है उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है। देखिए, जो स्टूडेंट है वो तभी सीखता है अगर उसको उद्देश्य पता हो। विद्यार्थी तभी सीखता है जब उसको उद्देश्य ज्ञात हो। जब उसको उद्देश्य ज्ञात हो। ठीक है। क्या? जब उसको उद्देश्य ज्ञात हो वह तभी सीखता है। देखिए, लॉ ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य का नियम। ठीक है। मैंने आपको बताया कोई भी कार्य अगर आप करते हो तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई भी कार्य हो। अगर उद्देश्य आपको पता नहीं है तो कार्य फिर आपका सफल नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट को कुछ बताते हो, कुछ सिखा रहे हो, तो आपको क्या बताना है? उसका उद्देश्य बताना है। इससे क्या होगा? जो स्टूडेंट है उसके मन में क्या होगा? क्यूरियोसिटी जागेगी और वो जो एम है, जो उद्देश्य है, जो पर्पज है उस चीज का, वो वहां तक पहुंचेगा। ठीक है। तो जब आप क्लास में पढ़ाओगे या फिर लैब में प्रैक्टिकल कराओगे तो क्या आप उसको पर्पज बताओगे, उस विषय के बारे में क्या उद्देश्य है। ठीक है। इससे क्या होता है? जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ठीक है। तो लॉ ऑफ पर्पज का मतलब ये है। इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें समझने का है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिखवाया है उसको रट्टा ही मारना है। आप अपने तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। चीजों का रट्टा नहीं मारना है, लेकिन कुछ चीजें आपको जैसे नोट कर लेनी है। लाइव रेडीनेस लेसन प्लान के कौन से चरण में? पहले चरण में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी, बाकी चीज आप अपने अकॉर्डिंग। और जब हम लेसन प्लान आपको बताएंगे तो चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी। आपको पता भी लगेगा कि चीजें जुड़ती हुई कैसे चलेगी। ठीक है। आपको लेसन प्लान में प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है। देखिए, नंबर 3 जो नियम है, लॉ ऑफ एसोसिएशन। नंबर 3 जो हमारा है, लॉ ऑफ एसोसिएशन, यानी सहचार्य का नियम। ठीक है। सहचार्य का नियम। ठीक है। सहचार्य का नियम। देखिए, लॉ ऑफ एसोसिएशन में इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप उसको कोई चीज बताते हो, ठीक है, या कोई नई चीज वो सीखता है, जो उसको पहले पता है, उसके बारे में जो भी वो जानता है, तो जो उसकी पिछली नॉलेज है वो उससे कनेक्ट करके देखता है चीजों को। ठीक है। जब आप कोई भी चीज बताते हो या पढ़ाते हो, जो स्टूडेंट का प्रीवियस जो नॉलेज है उसको कनेक्ट करके आपको नई चीज बतानी है। ठीक है। ये हमारा किस में आता है? लॉ ऑफ एसोसिएशन में। मैं आपको थोड़ा सा नोट करा देता हूं इसके बारे में। विद्यार्थी जब कोई नई बात सीखता है, विद्यार्थी जब कोई नई बात सीखता है, जब कोई नई बात सीखता है, ठीक है, तो वह तुरंत पहले सीखी हुई बात, तो वह तुरंत पहले
सीखी हुई बात या ज्ञान ज्ञान के साथ संबंध जोड़ता है, या ज्ञान के साथ संबंध जोड़ता है। क्या करता है? ज्ञान के साथ संबंध जोड़ता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो स्टूडेंट है, अगर वो कोई नई बात सीखता है, अगर आप उसको कोई नई चीज बताते हो, तो वह क्या करता है? जो उसने पहले सीखी बात है, कोई चीज उसने उससे रिलेटेड या छोटी सी भी कुछ वो जानता है या फिर उसको जो नॉलेज है वो उसके साथ उसको क्या करता है? कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है। ठीक है, और पुनः स्मरण करने के लिए यह उपयोगी भी है। पुनः स्मरण करने के लिए यह उपयोगी भी है। तो जो अनुदेशक है उसको क्या करना है? अतः अनुदेशक को अनुदेशक का मतलब इंस्ट्रक्टर। अनुदेशक को विद्यार्थी के पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर नई जानकारी देनी चाहिए। को विद्यार्थी के पुरानी विद्यार्थी के पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर नई जानकारी देनी चाहिए। जोड़कर नई जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहा है? लॉ ऑफ एसोसिएशन यानी सहचार्य का जो नियम है, ये कहते हैं जो स्टूडेंट है, अगर वो कोई नई चीज सीखता है, जो पहले जानता है, जो उसको पहले नॉलेज है, वो उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो पुनःस्मरण यानी याद रखने के लिए ये अच्छी चीज भी है, यानी उपयोगी है। जो अनुदेशक है वो क्या करेगा? विद्यार्थी का जो पुराना ज्ञान है, अगर वो कोई नई जानकारी देता है, तो चीजों को जोड़कर बताना है। जो अगर 10वीं करके बच्चा आता है, आपको बताए कि उसको कितनी जानकारी होती है, अगर आपको उसको कोई चीज बता रहे तो चीजें आपको पता है कैसे उसको जोड़कर बतानी है, जो पहले जानता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जब आप टीच करोगे ITI में, तो वहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, अब इसको नोट कर सकते हैं। फिर नंबर 4 पर हम चलते हैं। नंबर 4 पर चलते हैं, और बाकी कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि मैं क्लास नहीं ले रहा था, मन तो आज भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आज क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि बीच में दोस्तों में थोड़ा बीमार भी हो गया था, और अभी जस्ट मेरा एग्जाम भी फिनिश हुआ था। लॉ ऑफ सिंगुलरिटी सिंगुलरिटी ठीक है, सिंगुलरिटी यानी एकांकी का नियम। ठीक है,
अब पहले मैं आपको थोड़ा सा लिखवाता हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए जो लॉ ऑफ सिंगुलरिटी है यानी एकांकी का जो नियम है, देखिए जो विद्यार्थी का मस्तिष्क है विद्यार्थी का मस्तिष्क एक समय में एक ही जानकारी ग्रहण करता है। एक समय में एक ही जानकारी ग्रहण करता है। एक ही जानकारी ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी एक समय में एक ही क्रिया को सीखता है। इसलिए विद्यार्थी एक समय में एक ही क्रिया को सीखता है। एक ही क्रिया को सीखता है। ठीक है, इसलिए इस नियम का उपयोग करके सिखाना चाहिए। इसलिए इस नियम का उपयोग करके सिखाना चाहिए। उपयोग करके सिखाना चाहिए। ठीक है, जिससे एक समय में एक जानकारी दी जाए, जिससे एक समय में एक जानकारी दी जाए, और वह मस्तिष्क में स्थायी हो जाए। और वह मस्तिष्क में स्थायी हो जाए। क्या है? मस्तिष्क में स्थायी हो जाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो स्टूडेंट का जो मस्तिष्क है वो क्या होता है, एक समय में एक ही जानकारी ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट है उसको विद्यार्थी एक समय में एक ही क्रिया सीखता है। तो इस नियम का जब हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे या क्लास में हम पढ़ाएंगे तो क्या करना है हमें, एक समय मतलब इस नियम का उपयोग करके, यानी ये नियम कहता क्या है, एक समय में एक ही जानकारी देनी है। लॉ ऑफ सिंगुलरिटी का मतलब एकांकी का जो नियम है। ठीक है, एक समय में एक जानकारी देनी है जिससे क्या है, वह मस्तिष्क में क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। ठीक है, परमानेंट हो जाए। तो हमें क्या करना है, एक समय पर एक ही जानकारी देनी है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। विद्यार्थी अधिक प्रभाव डालने वाली जानकारी या घटना जल्दी सीख जाता है।
जो स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी अधिक प्रभाव डालने वाली जानकारी, अधिक प्रभाव डालने वाली जानकारी या घटना जल्दी सीख जाता है। इसको मैं समझाऊंगा, एक बार आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तथा यह सीखना अधिक समय तक प्रभावी व स्थायी रहता है। तथा यह सीखना अधिक समय तक प्रभावी व स्थायी रहता है। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ इम्पैक्ट यानी जो प्रभाव का नियम है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई ऐसी जानकारी है जो अधिक प्रभाव डालने वाली हो या फिर कोई ऐसी घटना है, तो क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो क्या है, जल्दी सीख जाता है। ठीक है, क्या होता है, जल्दी सीख जाता है। और जो ये सीखना है, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी आप जानकारी दे रहे हो, तो क्या होगी, ये अधिक समय तक क्या होगी, अधिक समय तक प्रभावी यानी स्थायी, लंबे समय तक उसको याद रहेगी। ठीक है, लॉ ऑफ इम्पैक्ट का मतलब ये है। ठीक है, अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। अब लॉ एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, नयापन या ताजगी का नियम। आगे चलते, लॉ ऑफ रीजेंस, नयापन नंबर 6 पॉइंट पे है हमारा लॉ ऑफ रीजेंस, रीकेंस, रीकेंस। ठीक है, यानी नयापन या फिर ताजगी का नियम बोल सकते हैं इसको, नयापन का नियम, नयापन का नियम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नोट कराता हूँ, फिर चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए जो जानकारी जितनी अधिक नई रहती है, जो जानकारी जितनी अधिक नई रहती है, ठीक है, वह उतनी ही अधिक स्थायी होती है। वह उतनी अधिक स्थायी होती है। ठीक है, उतनी ही स्थायी रहती है। ठीक है, तो अनुदेशक को क्या करना चाहिए, इसमें इतने हैं दोस्तों। अनुदेशक को क्या करना चाहिए, चीजों को इस तरीके से मतलब सिखाते समय इस नियम को ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, अतः अनुदेशक को विद्यार्थियों को सिखाते समय
इस नियम का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए जो नई जानकारी होती है या कोई नई अपडेट आती है उससे क्या होता है, स्टूडेंट जल्दी मतलब उसको ग्रहण कर लेता है, यानी वो स्थायी रहती है। ठीक है, थोड़े लंबे समय तक रहती है वो मस्तिष्क में। ठीक है, जब भी आप पढ़ाते हो स्टूडेंट को या कुछ चीज़ सिखा रहे हो, बता रहे हो, तो आपको जो कोई नई अपडेट आई है, नई जानकारी है, तो उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये नयापन का नियम, लॉ ऑफ रिगेंसी। ठीक है, तो अगले जो हमारा, एक बार इसको नोट करिए, फिर हम जो नेक्स्ट हमारा लॉ है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर 7, ये फिनिश ही होने वाला है दोस्तों। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज को अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं, यानी अभ्यास का नियम, इससे आप समझ सकते हो। देखिए कहने का मतलब ये है, अगर आप स्टूडेंट को प्रैक्टिकल बता रहे हो, सिंपली लेते हैं लैब में आप प्रैक्टिकल करा रहे हो, आपने प्रैक्टिकल बता दिया करके, फिर आप स्टूडेंट को बोल रहे हो कि अब आप करिए। ठीक है, स्टूडेंट ने भी कर लिया, एक बार कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आप उसको एक्सरसाइज यानी अभ्यास, आप उसको प्रैक्टिस के लिए बोलेगे। क्योंकि होगा क्या, अगर वो बार बार अभ्यास करेगा तो चीजें और अच्छे से उसकी समझ में बैठ जाएगी। ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। जब किसी कार्य को हम बार बार करते हैं, जब किसी कार्य को हम कई बार करते हैं, ठीक है, कई बार करते हैं, तब हम उसे भली प्रकार से यानी अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तब हम उसे अच्छे से सीख लेते हैं। अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगी, वो चीज आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, विद्यार्थियों को बार बार एक कार्य करने से वह अच्छी प्रकार से सीख लेता है। विद्यार्थी विद्यार्थियों को बार बार एक कार्य करने से, विद्यार्थियों को एक कार्य करने से, एक कार्य बार बार करने से, बार बार करने से अच्छे से सीख लेता है। ठीक है, बार बार करने से अच्छे सीख लेता है, तो वह कार्य अधिक समय तक याद भी रहता है। तो
वह कार्य अधिक समय तक अधिक समय तक याद भी रहता है। ठीक है, अतः सीखने के लिए यह नियम उपयोगी है। जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, एक सेकंड दोस्तों, एक मिनट, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब यानी अभ्यास का नियम। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, अगर किसी कार्य को हम कई बार करते हैं तो क्या होता है, उसको हम अच्छे से सीख लेते हैं। मेक प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। ठीक है, तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, एक कार्य है उसको बार बार, एक कार्य बार बार करने से अच्छे से सीख लेता है, और वो क्या होता है, लंबे समय तक स्थायी रहता है। ठीक है, तो जो हम सीखने में इस नियम, जो ये नियम है, ये बहुत ही उपयोगी है। और ये ज्यादा इफेक्टिव कहाँ पे है, जब आप लैब में प्रैक्टिकल कराओगे, ये वहां पर बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करके बता दिया स्टूडेंट को, उसने एक बार कर लिया, आप वहीं पर, उसने कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब उसने कर लिया तो आप उसको बोलोगे इसको दो, मतलब दोबारा फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे क्या होगा, वो और अच्छे से सीख जाएगा और लंबे समय तक वो स्थायी भी बना रहेगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट। आज का जो हमारा लास्ट लो है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। बाकी आप ये बताना, थोड़ा सा आज भी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन क्लास बताना आपको कैसी लगी। ठीक है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी संतोष का नियम। संतोष या फिर संतुष्टि का नियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि कार्य में संतोष या संतुष्टि का आभास होता है तो आगे कार्य करने की इच्छा बढ़ जाती है। देखिए, अगर आप कोई कार्य करते हो, कार्य करने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है, तो जो आप कार्य कर रहे हो उसमें आपकी इच्छा और बढ़ जाएगी उस कार्य करने में। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको नोट कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि कार्य में संतोष या संतुष्टि का आभास होता है, संतुष्टि का क्या होता है, आभास होता है, तो उस कार्य को आगे करने की इच्छा बढ़ जाती है। तो उस कार्य को करने की इच्छा बढ़ जाती है।
ठीक है, उस कार्य करने की क्या है, इच्छा बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि अधिगम यानी लर्निंग, अधिगम में संतुष्टि मिलती है तो अधिगम प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। तो अधिगम प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी संतोष या संतुष्टि का नियम। तो यहां पर देखिए, अगर आप कोई कार्य करते हो, अगर आपको उसमें मतलब अच्छा लगता है, यानी संतुष्टि मिलती है मन को, तो क्या होगा, आपकी जो उस कार्य में है वो रुचि बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही क्या है, आपकी लर्निंग में जो अधिगम है आपका, और उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो क्या होगा, जो लर्निंग है उसकी इच्छा बनी रहेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज की क्लास में इतने, एक बार आप, मैं जाता हूँ, उसके बाद आप नोट कर लेना। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आज की जो हमारी क्लास है ये कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके बताना, और जैसी भी लगी नीचे कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे और लोग भी जुड़ पाए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।